Rahim Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about male reproductive disorders. इससे पहले हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स के 2 पार्ट्स बनाए हैं और उसमें हमने बहुत डिटेल के साथ वो सारी चीज़ें डिस्कस की है। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो जाके देख लें। ये भी उसी चैप्टर का हिस्सा है और इसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है तो इससे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जाने से पहले हम उसकी थोड़ी सी इनॉटमी पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले तो उसके अर्गन्स का, उसके फंक्शन का हमें पता होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली एज दैट सिस्टम एंड हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर का। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर जो है ये स्पेशली इसमें जो मेन ऑर्गन है वो है स्क्रूटम। ठीक है, स्क्रूटम के भी 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें एक एक टेस्टिस होते हैं। ठीक है, 2 टेस्टिस होती हैं स्क्रूटम के अंदर और एक पार्ट के अंदर एक एक टेस्टिस होती है। इसके अलावा कुछ स्पर्मेटिक कॉर्ड्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे वेसल्स और ट्यूब्स वगैरह होते हैं जो कि स्पर्म ट्रांसफ़र करते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड को हम वास डेफरेंस भी कहते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी होते हैं। और इसके अलावा जो मेन सेक्सुअल ऑर्गन है मेल का, जिसको हम पीनिस कहते हैं, वो भी मौजूद होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्गन्स है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं और इसका काम भी बहुत मतलब अगर इसमें से कोई भी ऑर्गन नहीं होगा तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अधूरा है, काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये आपको डायग्राम वाइज बताया गया है। पीनिस, टेस्टिस, वास डेफरेंस, यूरेथ्रल ग्लैंड, जितनी भी चीज़ें हैं वो बताई गई हैं, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें आपको वही बताया गया, एक आपको बताया गया है कि ए क्या है, हेड ऑफ एपिडिडाइमस है, बी क्या है, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस है, सी है टेल ऑफ एपिडिडाइमस एंड डी जो है दैट इज़ वाज डिफरेंस। ठीक है, अच्छा जी, आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी पे, फंक्शन पे कि इसका काम क्या है। तो इसका जो मेन काम है, ज़ाहिरी बात है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो काम इसका होगा रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब बच्चे पैदा करना। लेकिन इसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी ग्लैंड का काम क्या होता है कि जो भी फ्लूइड वगैरह है जो कि वहाँ पे नमी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, नरिशमेंट देता है उस जगह को, क्या करते हैं कि मतलब ह्यूमिडिटी वहाँ पे बरकरार रखते हैं। ठीक है, ह्यूमिफाइड रखता है, तो इसका ये काम है। और ये सेमिनल फ्लूइड जो है कुछ चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें म्यूकस आता है, वाटर आता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बफर्स मतलब आयंस वगैरह होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स होते हैं, बफर्स स्पेशली एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए जो केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमारा यूरिन पास होता है तो वो थोड़ा एसिडिक होते हैं, इसलिए वहाँ पे एसिडिटी प्रोड्यूस होती है, तो उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए बफर्स यूज़ होते हैं। एंजाइम्स होते हैं वहाँ पे, इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडीन्स होते हैं जो केमिकल है, और जिंक होते हैं। ठीक है, ये होते हैं सेमिनल फ्लूइड में। याद रखने वाला पॉइंट है ये कि कौन कौन सी चीज़ें सेमिनल फ्लूइड के अंदर मौजूद होती हैं। इसके अलावा एक्सेसरी ग्लैंड्स में प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, सेमिनल वेसिकल आते हैं और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स आते हैं। इसका भी वही काम है कि उस जगह को सीमेन प्रोड्यूस करना है और साथ साथ क्या करना है, जो यूरेथ्रा है मेल का, क्योंकि उससे स्पर्म भी पास होता है और साथ साथ में यूरिन भी पास होता है, तो एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लूइड्स वगैरह वो बनाते हैं। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड्स, तो वहाँ के एनवायरनमेंट को ये बरकरार रखता है, पीएच को नॉर्मल रखता है। इसका जो दूसरा काम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो मेन फंक्शन है, तो वो क्या है कि रिप्रोड्यूस करना है, बच्चे पैदा करना है। ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन जो है उसका काम क्या है। अच्छा, ये क्या होता है कि मेल कंट्रीब्यूशन इज़, इसमें डिलीवर वायबल स्पर्म इनटू द वेजाइना। अब मेल का काम क्या है कि वेजाइना तक एक सही स्पर्म पहुंचाना है, वायबल स्पर्म जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जो कि आगे फर्टिलाइजेशन के काबिल हो। इसके अलावा न्यूरल रिफ्लेक्सेस उसको चाहिए होता है। स्टार्ट विद द इरेक्शन रिफ्लेक्स विद क्रिएट चेंजेस इन वेस्कुलर कंडीशन विद इन द पीनिस आर्ट्रियूल्स। क्या होता है कि इसमें कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं,
मतलब ये कि जो मेल का जो सेक्सुअल ऑर्गन है, पीनिस जो है, उसमें थोड़े से रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे कंडीशंस बन जाते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी कि वहाँ पे जो वास्कुलर है, जो वेन्स है, ठीक है, वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, जो मेल का ऑर्गन है वो एरेक्ट हो जाता है, और इसी तरीके से जो उसके पिनाइल आर्टरीवल्स है वहाँ पे जो है ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, तो वो जो मेल ऑर्गन है तो वो इरेक्शन कॉज करता है, इन दैट इज़ द मेन फंक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, और उसके ज़रिए जो वेजाइना तक है स्पर्म पहुंच जाता है, और फिर आगे जाके फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो इसी तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, इनिशिएटेड बाय इरेक्टिक मसल्स या इरेक्टिक स्टिमुली, मतलब किसी भी चीज़ के ज़रिए से जो है वो जो पीनस के मसल्स है वो इरेक्शन उसमें पैदा हो जाती है। वो कुछ भी हो सकता है कि विजुअल हो सकती है, ठीक है, मतलब कोई चीज़ देखने से हो सकती है, या फिर सुनने से भी हो सकती है, या फिर वैसे ही कोई दिमाग में सेरेब्रल कोई मसला मसला तो नहीं कह सकते, खैर कोई भी ऐसा ख्याल आया, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, टैक्टाइल हो सकता है, मतलब टच वगैरह से, ठीक है, एनीथिंग, तो उससे जो पीनस है वो इरेक्टाइल हो सकता है। The parasympathetic division of the ANS causes vasodilation of the penile arteriole। जब वो इरेक्शन मतलब कोई भी ऐसा स्टिमुलाई आ जाता है बाहर से, ठीक है, तो फिर एएनएस जो है, जो कि हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाता है, वेजोडाइलेशन करवाता है, मतलब जो पीनस के आर्टरी वूल्स हैं वो बड़े हो जाते हैं, वेजोडाइलेट हो जाते हैं, ठीक है, और आर्टरी वूल्स तक क्या होता है कि ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है। जब वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाते हैं, जो वेसल्स हैं वो ब्लड से फिल हो जाते हैं, भर जाते हैं, ठीक है, तो इरेक्शन कॉज होती है। और फिर क्या होता है कि इरेक्शन के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, और आफ्टर द सेक्सुअल एक्टिविटी जो क्लाइमेक्स है, जो इन स्टेज होता है, वो जाके एमिशन या एजाकुलेशन जिसको हम कहते हैं, मतलब रिलीज ऑफ द स्पर्म, उस पे जाके ख़त्म हो जाता है, स्पर्म रिलीज हो जाता है। फिर क्या होता है, एमिशन इज़ द मूवमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम द वाज डिफरेंस इनटू द यूरेथ्रा एडिंग सेमिनल फ्लूइड अलोंग द वे। इमिशन हम कहते हैं कि वाज डिफरेंस से जो है स्पर्म आके यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आता है, और उसके साथ सेमिनल फ्लूइड भी जो है वो क्या होता है कि मतलब मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। दिस इज़ अंडर सिंपैथेटिक कंट्रोल, ये सिंपैथेटिक कंट्रोल के अंदर होता है, मतलब ऐसा होता है कि जहन से ये सब कुछ हो रहा होता है। एजाकुलेशन इज़ द एक्सपल्जन ऑफ सीमेन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कंट्रैक्शन। फिर उसके बाद एजाकुलेशन होता है। एजाकुलेशन किसको कहते हैं कि एक्सपल्जन ऑफ सीमेन या एक्सपल्जन ऑफ स्पर्म, जिसको हम कहते हैं कि स्पर्म का बाहर आना, ठीक है, थ्रू द पीनस, और ये स्पाइनल रिफ्लेक्स की वजह से होता है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड भी इसमें शामिल होता है। तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको कि किस तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है। फिर इसके कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसके कुछ डिसऑर्डर है। सबसे पहले इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन आता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब ये होगा, इरेक्टाइल का तो मैंने आपको बता दिया, इरेक्शन जिसमें मेल जो सेक्सुअल ऑर्गन है, जो पीनस है, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए रेडी हो जाता है, वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, वेजोडाइलेशन हो जाती है, ठीक है, किसी न किसी तरीके से जो पीनस है वो इरेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसका जो डिसऑर्डर है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब किसी न किसी वजह से मेल का जो पीनस है वो एरेक्ट नहीं होगा, ठीक है, एरेक्शन उसमें नहीं होगी, कुछ भी कर लो कुछ भी नहीं होगा, एरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। तो जब व्हेन मेल इज़ अनेबल टू एरेक्ट हिज पीनस, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को, ऐसे डिसऑर्डर को हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। दूसरा है प्री मैच्योर एजाकुलेशन। प्री मैच्योर एजाकुलेशन कहते हैं कि वक्त से पहले स्पर्म का बाहर आना, ठीक है, मतलब ऐसा है कि आमतौर पर स्पर्म जो है वो मतलब उसको अच्छा खासा टाइम लग जाता है मैच्योर होने के लिए, ठीक है, लेकिन जब वो अपने टाइम से पहले एजाकुलेट हो जाए तो उसको हम कहते हैं प्री मैच्योर एजाकुलेशन। नंबर 3 है प्रोलॉन्ग्ड एजाकुलेशन या एन ऑर्गेज़मिक, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एजाकुलेशन करने में, मतलब एक सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है, या फिर ऐसे ही अगर सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो रही, वैसे भी ऐसा होता है कि स्पर्म बहुत ज़्यादा टाइम
लग जाता है निकालने में, बाहर आने में, ठीक है। तो इसको हम प्रोलॉन्ग इजाकुलेशन कहते हैं। आर्गेज़म तक बंदा नहीं पहुंच पाता, ठीक है, जो क्लाइमैक्स होता है। अच्छा, इसके जो मेन डिसऑर्डर है उसमें सबसे पहले आता है BPH, जिसको हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। ये क्या है? इज़ अ प्रोग्रेसिव एडोनोमेटिस enlargement of the prostate gland or that occur with aging। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है हमारे यूरेथ्रा के बिल्कुल नेक पे होता है, और ये क्या काम करते हैं कि वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जब इसका साइज इंक्रीज़ हो जाए तो क्या होता है कि यूरेथ्रा को ब्लॉक कर देता है। तो फिर यूरेथ्रा से ना यूरिन सही से पास होता है और ना ही स्पर्म पास होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी यूरेथ्रा ब्लॉक है, तो जाने का रास्ता आगे नहीं है। तो ये जाके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डिसऑर्डर है वो काज करा। मोर देन 50% ऑफ मैन ओवर द एज ऑफ 50 एंड 75% ओवर द एज ऑफ 70। मतलब तकरीबन 50% मेल ऐसे होते हैं कि 50 तक जब वो पहुंच जाते हैं तो फिर उनको ये मसला होता है, और 75% ऐसे होते हैं कि आफ्टर 70 ईयर्स उनको ये मसला आना शुरू हो जाता है, ठीक है। Although this disorder is not harmful, the urinary outlet obstruction is a problem। ये इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है कि आपके यूरिन जो है वो मतलब रोक सकते हैं, जाम हो सकते हैं। और इसके कुछ साइन सिम्टम है, तो वो क्या है कि हेजिटेंसी है, मतलब आप हेजिटेशन फील करोगे, ठीक है, आपको बेचैनी होगी। डिक्रीज फोर्स ऑन स्ट्रीम, मतलब आपको यूरिन सही से नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड नॉक्टूरिया, आपको या तो ये आएगा नहीं, या फिर आपको ऐसा होगा कि रात को जो है वो मतलब यूरिनरी लीकेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जिसमें आपका जो इन्लार्जमेंट प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी इन्लार्जमेंट हो जाती है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड की, और जिसकी वजह से यूरेथ्रा जो है वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि ये यूरेथ्रा के बिल्कुल ऊपर पाया जाता है। इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के डायग्नोसिस करवाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। तो एंटीजन अगर वहाँ पे हाई हुए, ठीक है, तो आपको बताता है कि हाइपरप्लेजिया है, ठीक है। इसके अलावा रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, मोस्ट रिलायबल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, सिस्टोस्कोपी करते हैं, मतलब ब्लैडर को देखते हैं अंदर जाके किसी भी कैमरे के थ्रू। IVP करते हैं, IVP मतलब इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, इंजेक्ट अ डाई थ्रू वेन, विजुअलाइज ब्लैडर यूरेटर्स किडनी। इसमें कोई भी कलर डालते हैं तो उस पर देखते हैं कि ब्लैडर देखते हैं, यूट्रस देखते हैं और किडनी देखते हैं। BUN करते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, मिस मतलब यूरिया देखते हैं, ब्लड देखते हैं और नाइट्रोजन उसमें चेक करते हैं कि ज़्यादा हुआ है या नहीं, ब्लड में यूरिन ज़्यादा है, ठीक है, या सॉरी यूरिन में ब्लड आ रहा है, ब्लड ज़्यादा हुआ है, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा हुआ है। सीरम क्रेटिनिन, क्रेटिनिन जो है, क्रेटिनिन क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ब्लड में वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि यूरिन नहीं पास हो रहा, तो बाहर मतलब क्रेटिनिन या जो पार्टिकल्स होंगे वो भी बाहर नहीं आएंगे, तो ब्लड में ही उनकी जो तादाद है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसको हम सीरम क्रेटिनिन कहते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट आप इसका कैसे करते हैं? अच्छा जी, इसके मैनेजमेंट में हम स्टेंट करते हैं। स्टेंट मतलब ऐसा करते हैं कि जो नैरो वेज़ल होता है या जो भी चीज़ है, ठीक है, उसके उसको खोलने के लिए हम कोई कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, या फिर ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसमें बलून या कैथेटर वगैरह जो है वो लगाते हैं ताकि यूरिन आसानी से पास हो, ठीक है। सर्जिकली मतलब इसकी सर्जरी भी करवाते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं टर्प, TUR, और ट्यूलिप, या जिसके आगे फुल फॉर्म लिखा हुआ है ट्रांस यूरिथ्रल अल्ट्रासाउंड गाइडेड लेज़र इंड्यूस्ड प्रोस्टेटिक प्रोस्टेक्टोमी, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, लेस इन्वेसिव है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रोस्टेक्टोमी करवाते हैं, मतलब कम्प्लीटली आप जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको रिमूव कर देते हैं, या पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी। पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी मतलब कि जो पेरिनियल एरिया है, जो कि टेस्टिस और एनल के दरमियान, एनएस के दरमियान जो एरिया होता है, उससे हम इंसर्ट करते हैं, उसके ज़रिए अंदर जाते हैं, कोई भी होल करते हैं उसमें,
और उसके ज़रिए जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड तक, ठीक है। सुप्रा प्यूबिक रिसेक्शन भी करते हैं, उसमें क्या होता है कि लोअर एब्डोमेन के थ्रू जाते हैं, इंसिजन थ्रू द ब्लैडर, ठीक है। यूरेथ्रोटोमी जिसको हम कहते हैं मतलब ब्लैडर के थ्रू जाते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड तक पहुंचते हैं, वहाँ पे जो भी मसला होता है उसको क्लियर करते हैं। रेट्रोप्यूबिक क्या है कि इसमें हम लोअर एब्डोमेन के थ्रू जाते हैं, लेकिन इसमें हम ब्लैडर को नहीं पास करते, बस डायरेक्टली जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको बताया गया है टर्प के बारे में, TURP, जिसका पूरा फुल फॉर्म है ट्रांस यूरेथ्रल रिजेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। टर्प क्या है कि ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड तक मतलब इंसिजन करते हैं, अंदर जाते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो भी हिस्सा इन्फेक्टेड हो, जो मुतासिर हुआ है, उसको रिमूव करते हैं, काट देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि क्लॉट फॉर्मेशन जो है उसको ख़त्म करते हैं, या फिर अगर यूरिनरी रिटेंशन है, जमा हुआ है रिटेंशन, उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। या एक्सेस टिश्यू अगर किसी जगह पे जमा हुए तो उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। फिर इसमें हम क्या करते हैं कि इनपुट और आउटपुट देखते हैं, कितना वो पानी पीता है और कितना वो यूरिन पास करता है। तो जितना पीता है उतना ही पास करता है, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन अगर पीता ज़्यादा है और पास कम करता है तो फिर भी प्रॉब्लम है। उसमें हम फिर 3 वे फॉलेस कैथेटर पास करते हैं, कैथेटर का मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। और वाटर इंटॉक्सिकेशन जो है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इसके अलावा एडिमा होता है और एजिटेशन, लेथार्जी, मतलब इस क्या होता है कि बंदा बिल्कुल सुस्त फील करता है, उसको एडिमा हो चुका होता है, स्वेल हो चुका होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है, टॉप में। अच्छा जी, इसमें अगर फार्माकोलॉजिकली आप देखते हैं तो अल्फ़ा ब्लॉकर्स देते हैं, उसमें क्या होता है कि रिलैक्स स्मूथ मसल अलोंग यूरिनरी ट्रैक, मतलब मसल को स्मूथ कर देते हैं और रिलैक्स कर देते हैं बिल्कुल, तो आसानी से फिर वो यूरिन पास हो जाता है, जिसमें आपको हाइड्रिन और कार्डोरा का बताया गया है कि ये आप दे सकते हो। साइड इफ़ेक्ट इसके हो सकते हैं कि डिजीनीस वगैरह हो सकती है या हाइपोटेंशन हो सकती है, मतलब लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। बेलाडोना एंड ओपियम सपोजिटरी आप दे सकते हो, इसमें क्या होता है कि रिड्यूस पोस्ट ऑपरेशन ब्लड स्पेज़म, ब्लड जो होता है, जो ब्लैडर स्पेज़म जो होता है, ब्लैडर जो जाम हो चुका होता है, सर्जरी के बाद ये देते हैं। नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, मतलब रिलीफ पेन के लिए देते हैं ताकि पेन बहुत कम हो, नशे वाले दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, मॉर्फिन वगैरह। इसके अलावा जो इसके साइड इफ़ेक्ट है वो है कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और प्रोस्कॉर, ये क्या है, एंड्रोजन हार्मोन इनहिबिटर में अरेस्ट प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। इसमें क्या होता है कि अगर आप ये वाला फार्माकोलॉजिकली ये मेडिसिन देते हो तो ये प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, जो प्रोस्टेट इंक्रीज़ होता है साइज़ में, उस चीज़ को रोक देता है। अच्छा जी, इसके अलावा NSG इंटरवेंशंस, नर्सिंग इंटरवेंशन में आप क्या करोगे कि फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा दोगे और फिर उसका इनपुट और आउटपुट जो है वो देखोगे, कितना हम दे रहे हैं और कितना बाहर आ रहा है, तो वो हम देखेंगे। मतलब जो फॉलेस कैथेटर है वो ग्रेविटी में हम रखेंगे कि नीचे की तरफ हो, ठीक है। इसके अलावा ब्लड क्लॉट्स देखेंगे कि कोई ब्लड तो नहीं क्लॉट हुआ, या फिर जो कलर आ रहा है यूरिन का वो देखेंगे कि ब्राइट रेड है तो ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, ठीक है, अंदर। कीप इरिगेशन फ्लोइंग नॉट क्लॉट्स, क्लॉट्स वगैरह है तो वो देखेंगे, और फ्लो देखेंगे उसमें। मॉनिटर VS पेन लेवल टेम्परेचर, मतलब वाइटल साइंस जो होते हैं ना, VS जिसको हम कहते हैं, वो देखेंगे वाइटल साइंस। पेन कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, ओरली वो क्या ले रहा है, या रेक्टली मतलब कितना उससे फ्लो हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। स्ट्रेनिंग उसको बताएंगे कि किसी भी चीज़ के लिए आपने ज़ोर नहीं लगाना, स्ट्रेनिंग वगैरह नहीं करनी। और स्टूल सॉफ्टनर देंगे, स्टूल सॉफ्टनर ये चीज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे स्टूल आराम से पास हो, ठीक है। उसको बताएंगे कि टीच डीप ब्रीदिंग रिलैक्सेशन टेक्निक के, गहरी सांस ले, रिलैक्स रहें, ठीक है। ऑब्जर्व ब्लैडर डिस्टेंशन इन स्पेज़म, अगर ब्लैडर जाम हो रहा है, स्टक हो रहा है, ठीक है, वो देख रहे हैं। आस्क फॉर एंटी सेप्मोडिक पेन इंक्रीज ब्लड क्लॉट्स,
मतलब ये वगैरह चीज़ें आपने देखनी है कि आपने मेडिसिन के बारे में बताना है। और क्लॉट्स स्पेशली जो यहाँ पे बात की गई है, जो जोर दिया गया है वो क्लॉट्स, ब्लड क्लॉट्स वगैरह पे दिए गए। तो ब्लड क्लॉट्स आपने देखना है ताकि कोई भी इमरजेंसी ना हो। अच्छा जी, सेकंड टाइप हमारे पास है दैट इज़ मेलेग्नेंट न्यूप्लाज्म, या फिर हम कह सकते हैं मेलेग्नेंट प्रोस्टेट कैंसर। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, जहाँ पे भी मेलेग्नेंट आता है तो वो हमें क्लियर कर देता है कि कैंसर अब बढ़ चुका है एंड तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है, मेलेग्नेंट का वर्ड आपको ये बताएगा। तो ये क्या है, द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ्स। मेन में जो सबसे ज़्यादा कैंसर डेथ होती है वो इस वजह से होती है, प्रोस्टेट कैंसर की वजह से। ठीक है, ये जो रिस्क फैक्टर होते हैं, मतलब ये भी ज़्यादातर एडवांस एज में होता है, अबव 55 के जितने भी मेल होते हैं उसमें ज़्यादातर ये चीज़ होता है। ठीक है, और ये इसमें बंदा इस कैंसर के साथ तकरीबन 89% मेल ऐसे होते हैं जो कि इस कैंसर के साथ 5 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। फिर अगर आपने ट्रीट नहीं किया, सही से ट्रीटमेंट नहीं हुई, इलाज नहीं हुई, तो फिर आप ज़ाहिर बात है डेथ की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? अर्ली जब ये होगा, अर्ली ट्यूमर होगा तो इसका कोई साइन सिम्टम नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्टिवली आपको जो पेशेंट बताएगा तो आपको ये कहेगा कि मुझे बैक पेन होता है। ठीक है, और जो सिम्टम्स हाइपर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में थे वही सिम्टम इसमें भी होंगे। ठीक है, हेजिटेंसी होगी, मतलब बंदे को चैन नहीं होगा, आराम नहीं होगा। ठीक है, प्रेशर जो है वो बिल्कुल डिक्रीज़ होगा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी यूरिन आएगा लेकिन पास नहीं होगा। ठीक है, मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, डिसयूरिया होगा यूरिन पास करते टाइम, और यूरिन आपको ऐसा लगेगा कि मेरा ब्लैडर बहुत फुल है, और फुल होगा भी, क्योंकि यूरिन पास नहीं हो रहा तो ज़ाहिरी बात है ब्लैडर फुल होगा, यूरिनरी रिटेंशन होगा। ऑब्जेक्टिव में आपने क्या देखना है, क्या क्या चीज़ें आपने मरीज़ में देखनी है, तो वो होगी कि लम्प्स, मतलब कोई भी इंग्वाइनल एरिया में, इंग्वाइनल जो है बिल्कुल पीनस के जो इर्द गिर्द जो एरिया होता है वहाँ पे आपने देखना होगा कि कोई मांस वगैरह तो नहीं हुआ, या कोई मतलब कोई चीज़ सूज तो नहीं चुकी। लिम्फ नोड देखोगे कि लिम्फ नोड जो है वो इनलार्ज हो चुके होते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा यूरेथ्रा जो है वो ब्लॉक हो चुकी होती है, और रेक्टल डिस्फंक्शन भी नहीं होता। रेक्टल डिस्फंक्शन मतलब स्टूल भी नहीं पास होता। तो प्रोस्टेट कैंसर के ये कुछ साइन एंड सिम्टम है। फिर इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट पे अगर आप आते हैं, मतलब कैसे आप इसका डायग्नोस कैसे करेंगे, तो रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे। इसके अलावा PSA का मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है कि जो प्रोस्टेट के ऊपर मौजूद होता है वो एलिवेटेड हो चुके होते हैं, मतलब ज़्यादा हो चुके होते हैं। प्रोस्टेटिक स्मेयर करते हैं, मतलब कोई भी सेल लेते हैं उसको हम क्या करते हैं कि लेबॉर्ट्री में जाके देखते हैं कि उसका शक्ल तो चेंज हुआ है, डिस्प्लेजिया हुआ है, एबनॉर्मल सेल लेते हैं। ठीक है, देखते हैं, उससे हमें पता चलता है। एसिड फॉस्फेटेज देखते हैं, मतलब प्रोस्टेट जो है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती है, और उसका साइज़ भी ज़्यादा हो चुका होता है। पेप प्रोस्टेटिक एसिडिक फॉस्फेट जो है वो देखते हैं। सीरम अल्कलाइनिंग फॉस्फेट, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके डायग्नोज में आता है। इसके अलावा MRI और CT स्कैन भी करवाते हैं। ट्रीटमेंट में आपका क्या आता है कि रेडिएशन, कीमो और सर्जिकल रिमूवल आता है, जो कि हर कैंसर में होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें आप क्या करोगे, रेडिकल पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी करोगे। रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ख़राब टिश्यूज़ होते हैं उसको भी रिमूव कर देते हैं। लिम्फ नोड्स देखते हैं जो मतलब कैंसर की वजह से ख़राब हो चुके होते हैं, तो उन सब सारी चीज़ों को हम ख़त्म करते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा यूरेथ्रा इज़ इनस्टोमोस टू द ब्लैडर, यूरेथ्रा को हम डायरेक्टली फिर ब्लैडर के साथ कनेक्ट करवाते हैं। इनस्टोमोस का मतलब होता है कि किसी भी दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना। ठीक है, डाइवर्ट करना। अब बीच में से जो प्रोस्टेट ग्लैंड था वो हट गया, तो यूरेथ्रा को अब डायरेक्टली हमने ब्लैडर के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रल एनास्टोमोस। ठीक है, यूरोस्टोमी है, तो यूरोस्टोमी क्या होता है कि
ब्लैडर से, चूँकि अब वहाँ पे ज़ख़म है, सर्जरी हुई है, तो यूरिन पास नहीं होगा वहाँ से, तो ब्लैडर में हम एक ऐसा ओपनिंग बनाते हैं जिससे यूरिन पास हो। मतलब ब्लैडर को ख़ाली करने के लिए कोई भी एक होल बनाते हैं जिसे स्ट्रोमा लगाते हैं, ठीक है। उसी तरीके के ब्लैडर में एक होल बनाते हैं और उससे यूरिन पास करने के लिए मतलब एक कोई भी ट्यूब वगैरह लगाते हैं, इसको कहते हैं यूरोस्टोमी। फिर बायलैटरल आर्कियोटोमी कहते हैं वेल ऑफ टेस्टिस, ठीक है। दोनों साइड से अगर ज़रूरत है तो टेस्टिस भी रिमूव कर देते हैं क्योंकि कैंसर है, ठीक है। टर्प का तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि कोई भी एबनॉर्मल टिश्यू है, एबनॉर्मल सेल है, उसको रिमूव करना है थ्रू सर्जरी। और एस्ट्रोजन थेरेपी देते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें देते हैं कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह के जो है वो इनहिबिट कर सके, उसके प्रोडक्शन को इनहिबिट करे। अच्छा जी, नर्सिंग इंटरवेंशन पे आप आते हैं तो आप क्या करोगे कि जो चीज़ें आपने बीपीएच में की थी वही चीज़ आपने यहाँ पे भी करना है। सपोर्टिव रहना है, ठीक है। एक्सेप्ट फेमिनाइजेशन, मोर इमोशनल, एजुकेट। आपने ये नहीं करना कि फेमिनिज़म आप में आ जाए कि हाँ ये तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। आपने इमोशनल या ऐसा नहीं होना है, ठीक है। आपने एजुकेट करना है पेशेंट को और ख़ुद भी एजुकेटेड रहना है। अच्छा, इसके अलावा गायनोकोमेस्टिया, इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। आपने देखना है कि हो रहा है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड से मुख्तलिफ़ किस्म के वो होते हैं हार्मोन्स वहाँ पे काम करते हैं, तो अगर प्रोस्टेट ग्लैंड ख़त्म हो गया तो उसमें इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगा, ठीक है। कंट्रोल पिल क्या होता है? टर्मिनली एल, हॉस्पाइस पेलिया, पेलिएटिव केयर। या अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको पता चल रहा है कि मरीज़ बस मरने वाला है, कुछ ही दिन है इसके, तो फिर आपने उसके हालत के मुताबिक उसको पेन वगैरह के मतलब वो देने हैं हॉस्पाइस कंडीशन में। हॉस्पाइस मतलब कि ऐसी सिचुएशन में है कि बंदा आपको पता है कि बस 2-3 दिन ज़िंदा रहेगा, अब इसकी हालत बेहतर नहीं हो सकती, मरेगा, ठीक है। तो फिर आपने उसके अगर आपको उसको पेन हो रहा है तो आपने पेन के मुताबिक दवाई देनी है, उसको कोई और मसला है तो उस मसले के मुताबिक आपने चीज़ें देनी है, पिलिएटिव केयर देना है, ठीक है। इसको कहते हैं पिलिएटिव केयर। अच्छा जी, इसके अलावा है मैलिग्नेंट न्यूप्लाज़म्स, जिसमें आता है टेस्टिकुलर कैंसर। टेस्टिकुलर कैंसर जो है मेल में होता है, although it account only for 1% of all cancer in men. It is the most common cancer in young men between the age of 15 and 35. मतलब ये बहुत कम होता है लेकिन होता है, ठीक है। किस उम्र के मेल में होते हैं? 15 से 35 ईयर्स के जो मेल होते हैं, ठीक है, उनमें ये होता है। एसेंशियल फॉर क्लाइंट टू लर्न TSE। आप क्या होता है कि ऐसे मरीज़ों के लिए क्या होता है कि ज़रूरी होता है कि वो सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन के बारे में जान लें। उनको पता हो कि हमें अपने टेस्टिस का सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन करना है, देखना है, तो हमें पता चलेगा कि नॉर्मल है या कोई एबनॉर्मलिटी है। इस कैंसर के साथ आप तकरीबन 5 साल तक ज़िंदा रह सकते हो, ठीक है। और इसका भी मैनेजमेंट सेम वही प्रोस्टेट कैंसर वाला है कि जिस तरीके से वो उसकी ट्रीटमेंट हो रही थी या उसका ख़्याल रखा जाता था, उसी तरीके से इसका भी ख़्याल रखेंगे। इसके असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा में आपको ये पेशेंट बताएगा कि मुझे हैवीनेस हो रही है स्क्रूटम में, ठीक है, वेट लॉस हो रहा है, पेन हो रहा है स्क्रूटम में, इमोशनल होगा बंदा, ठीक है, और एंजाइटी डिप्रेशन में होगा, ज़ाहिरी बात है। ऑब्जेक्टिव डेटा में आप क्या करोगे कि स्क्रूटम को पेल्पेट करोगे, देखोगे कि उसका साइज़ तो इंक्रीज़ नहीं हुआ, या फिर गायनिकोमेस्टिया करोगे, मतलब ब्रेस्ट देखोगे कि उसका कहीं ब्रेस्ट साइज़ तो नहीं इंक्रीज़ हुआ क्योंकि टेस्टीज़ अगर काम नहीं कर रहे वगैरह, उसको कैंसर है तो ज़ाहिरी बात है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होंगे जो कि मेल हार्मोन है, तो फीमेल हार्मोन ज़्यादा हेवी हो जाएंगे, तो उसमें फ़ीमेल वाले कैरेक्टर्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ड्रेनेज होगी, ठीक है, और स्वेलिंग होगी, हेमरेज मतलब ब्लीडिंग हो सकती है पोस्ट ऑपरेशन, ठीक है, और टेस्टिस में कोई भी मांस वगैरह आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, इसके अलावा सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन के आपको कुछ प्रोसीजर्स बताए गए हैं।
अच्छा जी, तो सेल्फ एग्ज़ामिनेशन में आप अपने टेस्टिस को चेक करोगे। इसमें क्या क्या होता है कि आपने उसके कलर को देखना है, टेस्टिस के जो स्क्रूटम है, ठीक है। उसका साइज़ देखना है कि कहीं एनलार्ज तो नहीं हुआ, कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं हुई, या फिर कोई मास तो आपको ज़्यादा नहीं फ़ील हो रहा, या हैवी तो नहीं फ़ील हो रहा है। ये चीज़ें सारी आपने देखनी है, ठीक है। और ये एक आम बंदे को भी करना चाहिए, क्योंकि सेहत जो है वो बहुत बड़ी नेमत है। तो ये सारी चीज़ें एक आम बंदे को भी करने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट ही ये सब करे। एक हेल्दी बंदा हो तो उसको भी ये सब कुछ करना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, अब जो लास्ट डिजीज़ है हमारे पास, दैट इज़ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या होता है। जब एक मेल इस काबिल नहीं होता कि वो बच्चा पैदा कर सके, दैट इज़ कॉल्ड इनफर्टिलिटी। अब इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले वेरिकोसील आता है। वेरिकोसील का मतलब क्या होता है, या फिर दूसरा है क्रिप्टोर्किडिज्म। ये क्या होता है क्रिप्टोर्किडिज्म, कि आपका एक जो टेस्टिस होते हैं, मतलब जब बच्चा प्रोड्यूस हो रहा होता है तो उसके टेस्टिस उसके स्क्रूटम में नहीं होते, उसके एब्डोमेन में होते हैं। जैसे ही ये पैदा होता है तो थोड़े 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 ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों टेस्टिस जो है वो स्क्रूटम में आ जाते हैं, ठीक है। अब जो ये क्रिप्टोर्किडिज्म है, इसमें ये होता है कि जो एबनॉर्मेलिटी आ जाती है कि आपके जो टेस्टिस होते हैं ये फुली स्क्रूटम में नहीं आते, या तो एक ऊपर रह जाता है एब्डोमेन में, या दोनों ऊपर रह जाते हैं, तो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होती। इसी तरीके से जब स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगी तो ज़ाहिरी बात है बंदा इनफर्टाइल होगा, बच्चे नहीं पैदा कर सकेगा। जो वेरिकोसील है उसमें ये होता है कि एक जो एग होता है, एक जो टेस्टी होता है वो बड़ा होता है और एक छोटा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी स्पर्म प्रोडक्शन में मसला होता है और वो नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता, या हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि इम्पेयर्ड स्पर्म है। इम्पेयर्ड स्पर्म मतलब कि स्पर्म का स्ट्रक्चर सही नहीं है, जैसे कि आमतौर पर होता है, तो उसमें स्ट्रक्चर सही नहीं होता, या फिर जितना स्पर्म चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए उतना नहीं प्रोड्यूस होता, या जितना उसको टाइम चाहिए स्पर्म फर्टिलाइजेशन या स्पर्म मेच्योरेशन के लिए उतना वो टाइम नहीं ले पाता, जल्दी प्री मेच्योर एजाकुलेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। इसके अलावा जो रीज़न है वो ये है कि टाइट फिटिंग अंडरवेयर, बहुत ज़्यादा फिट अंडरवेयर अगर कोई बंदा लेता है पहनता है तो इसकी वजह से भी मसला होता है। या फिर बहुत ज़्यादा हॉट टब्स में अगर कोई बंदा नहाता है, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो कि टेस्टीज़ या स्पर्म काउंट के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। हॉट टब्स, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाना, ठीक है, या फिर टाइट अंडरवेयर पहनना, इट कैन बी डेंजरस। अच्छा, ट्रीटमेंट में आप क्या क्या कर सकते हो इसके, कि काउंसलिंग करोगे, मरीज़ को ज़हनी तौर पे अच्छा बनाओगे, उसको साइकोलॉजिकली आपने सही करना है, उसका ख़्याल रखना है, मेडिकेशन दोगे, उसकी जो है ब्लड आपने देखनी है। ब्लड बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है कि उसका सर्कुलेटरी सिस्टम सही हो। और सर्जरी का आपने बताना है कि अगर सर्जरी से एक बंदा ठीक हो सकता है तो सर्जरी भी करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका आप मैं वेरिकोसील का बता रहा था। वेरिकोसील इस तरीके का होता है कि ये नॉर्मल टेस्टी है, आपको नज़र आ रहा होगा कि एक नॉर्मल टेस्टी होती है, तो इस तरीके से हमें नज़र आता है। जब वेरिकोसील होता है तो फिर ये इस तरीके से नज़र आता है। इसके ऊपर जो है डायलेटेड वेन ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड, वेन जो होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, और एक टेस्टी जो है उसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं वेरिकोसेल। सो दैट्स ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स। आई होप कि समझ आ गया होगा। और अगर कोई मसला है, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।